तो कल जो है हम ग्रेविटेशन टॉपिक स्टार्ट किए थे मीन्स सिक्स के प्रीवियस क्लासेस में। तो आज हम बात करेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में। तो यहाँ पर हमने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में लिखा है, क्या लिखा है? एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल्स। ये तो मैंने कल ही बताया था कि जितने भी यूनिवर्स में पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बट यहाँ पे क्या लिखा है? अदर पार्टिकल विथ अ फोर्स, वो फोर्स के साथ करते हैं, विच इज़, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस, मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर हम दो बॉडीज सपोज कर लें, एक बॉडीज आपका है ए, सेकंड बॉडी हम सपोज कर ले रहे हैं बी। फर्स्ट बॉडी का जो मास है हमने m1 माना है, सेकंड बॉडी का मास हम m2 मान ले रहे हैं। मान लें टू बॉडीज़ हैं, एक का बॉडी आपका मास है m1, सेकंड का मास है आपका m2। मैंने कल भी बताया था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा तो वो डिपेंड करेगा उसके मास पर, ठीक है ना। और जिसका मास ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर पाएगा सेकंड बॉडी को। जैसे हमने आपको एग्जांपल बताया था कि अर्थ है, अर्थ एंड कोई भी अदर ऑब्जेक्ट के बीच में अगर कोई अट्रैक्शन फोर्स वहाँ पर लगता है, जैसे मान लीजिए इस पेन को ही हम क्या करें, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस अगर हम इसको लीव करें तो क्या करेगा? सडनली जा करके वो ग्राउंड पे टच कर जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पेन को क्या कर रहा है? अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो अर्थ भी एक बॉडी है और ये आपका पेन भी एक बॉडी है। तो अर्थ के कंपैरेटिवली इसका जो मास है बहुत ज़्यादा कम है। सपोज दैट अर्थ का मास अगर m1 होगा, इसका मास अगर हम m2 सपोज कर लें, तो क्या m1 m2 इक्वल है? नहीं है। मीन्स m1 एंड m2 के बीच में जो डिफरेंसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो m1 एंड m2 के बीच में अगर डिफरेंस ज़्यादा होने की वजह से यह जो होगा अर्थ, वो आपके पेन को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। मीन्स पेन भी अट्रैक्ट करेगा बट उसकी मासेस कम होने की वजह से, उसकी साइज़ या उसका जो है पावर ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से आपको फील नहीं होगा। तो यहाँ पर यूनिवर्स में कोई भी आपके ऑब्जेक्ट्स हों वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते ही करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर दो बॉडी हमने m1 m2 ले लिया, दोनों के बीच में आपका जो डिस्टेंस है वो हम सपोज कर लें r, या आपके एनसीईआरटी बुक में, एनसीईआरटी बुक से अगर हम चल रहे हैं, चलिए ठीक है, हम d सपोज कर ले रहे हैं। तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस और यहाँ इन दोनों सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है वो है d। ओके, तो हमने क्या किया? मास m1 एंड m2 कंसीडर किया, ठीक है। और दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है? d। m1 के द्वारा m2 पे लगाया गया फोर्स एंड m2 के द्वारा m1 पे लगाया गया फोर्स, ये है आपका, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं ये फोर्स आपका है F21, मीन्स 2 के द्वारा 1 पे लगाया गया फोर्स, ठीक है। या एफ भी है, जैसे हम लोगों ने नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा था एक्शन रिएक्शन, सॉरी इसी में, सॉरी आप नाइन्थ की तो आप एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स पढ़ा होगा आपने। वहाँ पर भी दो, एक बॉडीज दूसरे बॉडी पर अगर फोर्स अप्लाइड कर रही है, एक बॉडी ए है दूसरी बॉडी बी है, तो ए द्वारा बी पर अप्लाइड किया गया फोर्स क्या सपोज करेंगे? एफ ए बी, ठीक है, F21। और इस पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है वर्ब F12, मीन्स फोर्स m1 बॉडी द्वारा इसके, या इसको एफ ए बी भी कह सकते हो यहाँ पे, और इस पर फोर्स क्या लगेगा? एफ बी ए। अब एक्शन रिएक्शन फोर्स क्या होता है? दोनों के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं बट डायरेक्शंस अलग अलग होती है, बट यहाँ पर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, अलग अलग होगा क्योंकि दोनों के मासेस में डिफरेंसेस हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे चलते हैं। तो यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? पहला ये कहता है कि दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, मान लीजिए रिजल्टेंट फोर्स F मान लीजिए, तो कह रहा है F जो होगा दोनों के मास के प्रोडक्ट के इक्वल हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो दोनों का मास कितना है? m1 एंड m2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया और f के क्या हो गया? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चलिए स्टेटमेंट हम लोग फिर देख लेते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे देखिए कि एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ ऑफ फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। तो प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस किसकी बात का है? ये दोनों बॉडीज की बात की है। इन दोनों बॉडीज के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? नेक्स्ट आपका क्या बोल रहा है? कह रहा है कि एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैम। पहली बात तो इनवर्सली होता है, इनवर्सली मीन्स 1 अपन, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर मीन्स d स्क्वायर।
क्वेश्चन नंबर सेकंड। इट इज क्लियर। तो यहाँ पर ये कह रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि आपका जो every particle in the universe attract every other particle with a force which is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ओके नेक्स्ट, दोनों को हमने कंबाइंड किया। अगर कंबाइन करेंगे तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लिख सकते हैं m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, अब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कांस्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर f इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। ये आपका है क्या, ये आपका यूनिवर्सल लॉ है, ठीक है ना। तो ये आपका यूनिवर्सल लॉ है जिसको आप क्या करेंगे, अभी अभी हमने प्रूफ किया। अब यहाँ पर जो आपका जी है, जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। तो वेयर जी इज इक्वल टू, तो क्या लिखेंगे हम इसको, इसको हम लिखेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, तो जी हमारा क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू हम आपका प्रूफ करके वहाँ पर निकाला गया है। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपसे पूछा जाए कैपिटल जी की यूनिट क्या होती है तो आपसे यूनिट यही बताएंगे आप। अगर आप डाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो डाइन में आपका कितना हो जाएगा, 6.67, सॉरी यहाँ पर 11 होगा, मैं डाइन वाला बता दिया आपको, चलो कोई बात नहीं। तो 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और आपको मालूम है 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁻⁵ डाइन। ठीक है ना, चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे आप। चलिए यहाँ देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर, अगर डाइन में आप करना चाहें तो जी की वैल्यू आपकी ये होती है, हमेशा यही पूछा, आपको अगर पूछा जाए तो आप ये बताएंगे 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इट इज़ क्लियर। और इस जो कैपिटल जी की जो वैल्यू थी ये लेबोरेटरी में किसने दिया था, सर हेनरी कैवेंडिश, ठीक है। तो जी की वैल्यू किसने निकाली थी, सर हेनरी कैवेंडिश ने किया था, ठीक है। तो जो वैल्यू होती है जी की वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स इज़ अ वेरी वीक फोर्स। अगर कैपिटल जी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होगी तो वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ग्रेविटी है क्या, तो एक वर्ड आता है आपका ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, तो द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अ बॉडी, तो बॉडी और अर्थ के बीच में जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होगा यही आपकी क्या कहलाएगी, ग्रेविटी कहलाएगी, ठीक है ना। ठीक, एनी प्रॉब्लम, फिर से मैं आप समझा देता हूँ। आप क्या करेंगे, दो बॉडीज़ लेंगे m1 m2, चार ऐसा लिखिए, इसको कैपिटल एम सपोज कर लीजिए, इसको स्मॉल एम सपोज कर लीजिए, ठीक है। दोनों के बीच की डिस्टेंसेस हम चेंज कर दे रहे हैं, चलिए आर मान ले रहे हैं। मान लीजिए इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है एफ लग रहा है, तो आपको मालूम है एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मीन्स दोनों को कंबाइन करेंगे तो एफ इज इक्वल टू एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। ये हो गया आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ, ठीक है। एनी प्रॉब्लम। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं ग्रेविटेशनल फोर्स की। ग्रेविटेशनल फोर्स
कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसको कि मैं आपको बताएंगे। तो पहला आपका पॉइंट ये है कि जो जो जैसे कोई भी दो बॉडीज़ हैं उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू बॉडीज डज नॉट नीड एनी कॉन्टैक्ट बिटवीन देम। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्शन करेगा वो एक सर्टेन डिस्टेंस से एक्शन करेगा। अब ये नहीं कि पेन आपने ज़मीन पे रखा तो ये पेन नीचे नीचे गिरता चला जाएगा। समझ में आया? तो एक डिस्टेंस होनी चाहिए, वो कांटेक्ट नहीं कहता है, कुछ किसी कांटेक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। वो क्या करता है, एक डिस्टेंस से ही एक्शन करना पड़ता है। ये बताओ पेन अगर, इसका एक समझा रहा हूँ, पेन अगर इतनी हाइट पे है तो क्या इसके अर्थ इसके कांटेक्ट में आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तब भी पेन क्या हो रहा है, सट फॉल हो जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू बॉडीज और ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन एक्शन रिएक्शन पेयर if object A attract object B with a force F1 and the object B attracts object A with a force F2। तो कह रहा है कि अगर आपका A बॉडी है, B बॉडी है, या इसको क्या कर रहा है, F1 से अट्रैक्ट कर रहा है और ये इसको F2 से अट्रैक्ट कर रहा है, और F1 और F2 दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर एक्शन रिएक्शन का पेयर हो रहा है। ठीक है। तो एमकेएस सिस्टम में आपको यूनिट निकाल लो। क्या होता है, एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपान आर स्क्वायर। तो जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान कैपिटल एम स्मॉल एम। तो एफ क्या है, फोर्स की यूनिट न्यूटन। आर क्या है, लेंथ, रेडियस, या जो भी लेंथ की मेजर कर रहे हैं ना, तो मीन्स लेंथ की यूनिट मीटर स्क्वायर अपान मास है, मास इंटू मास मीन्स केजी इंटू केजी। कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो ये हो गई यूनिट आपकी किसकी, एसआई सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम मैंने आपको बताया डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये हो गई आपकी सीजीएस सिस्टम में यूनिट। ठीक है। मैंने आपको बता ही दिया कि कैपिटल जी की वैल्यू किसने दिया था। तो कैपिटल जी की वैल्यू जो दिया था वो दिए थे सर हेनरी कैवेंडिश ने, वो भी लेबोरेटरी में उन्होंने डिटरमाइंड किया था। कैसे किया था वो भी मैं आपको बता दूं। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऐसा एक अर्थ ले लिया, मान लीजिए ये आपका अर्थ का मास है, उन्होंने एक मून का ले लिया, मून का मास है, दोनों के बीच की रेडियस एक सर्टेन, क्योंकि दोनों के बीच की लेंथ मालूम है। ठीक है। अब चलिए उन्होंने क्या किया, मान लीजिए उन्होंने कैपिटल आर सपोज कर लिया। अब अर्थ का मास तो मालूम ही है, मून का मास मालूम है, तो फोर्स एफ सपोज कर लिया। एफ इज इक्वल टू कैपिटल जे एम ई मीन्स मास ऑफ अर्थ अपान आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जी इज इक्वल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपान एम ई इंटू एम। तो यहाँ पर अगर मास ऑफ अर्थ मालूम है, मास ऑफ मून, फोर्स एंड उनके बीच की डिस्टेंस कितनी, फोर्स मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स, तो किसका मास ज़्यादा है, इसका, तो इसका आप ग्रेविटेशनल फोर्स लेंगे तो एफ, तो आप वहाँ पर क्लियर, तो वहाँ पर कैपिटल जी की वैल्यू इस तरह से उन्होंने निकाला हुआ था। ठीक है। और कुछ आपके इम्पॉर्टेंस हैं यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये ऑब्जेक्ट्स है तो यहाँ स्टेबिलिटी इसको मिली हुई है, तो स्टेबिलिटी इसकी बनी रहेगी। ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से स्टेबिलिटी बनी रहती है, और ग्रेविटेशनल फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, एटमॉस्फेयर को ग्रैब करने के लिए, होल्ड करने के लिए अर्थ के सामने। मैंने आपको उस दिन क्या समझाया था कि आपका अगर आपका जो यूनिवर्स है इतना बड़ा है, तो हमारी गैलेक्सीज इस यूनिवर्स में इतनी छोटी है, इतनी, और इस गैलेक्सीज में अगर गैलेक्सीज को हम इसको थोड़ा बड़ा करके देखें, इतना बड़ा ये, अब इस गैलेक्सीज में हम इतना छोटे हैं, इतने छोटे हैं। अब हम सोलर सिस्टम को देख लें, ये इतना बड़ा सोलर सिस्टम, तो हमारे इतने छोटे हैं, हमारी अर्थ इतनी है। अब अर्थ को हम देख लें तो अर्थ इतना है तो हम यहाँ हैं। अब ध्यान समझना, ये आपका है यूनिवर्स, ये आपकी है गैलेक्सी, ये आपका है सोलर सिस्टम, और ये आपका है अर्थ। अब देख लीजिए,
ये गैलेक्सी इसी यूनिवर्स में है, ये सोलर सिस्टम गैलेक्सी में है, अर्थ सोलर में है, ये सारे के सारे यूनिवर्स में है, तो हम लोग कितने वाला ब्रॉड है, ठीक है ना। तो आप फिर भी देख रहे हैं, और मैंने आपको बताया था कि कई सारे तरह के आप रोटेशन करते हैं, कई सारे टाइप के, तो कई सारे टाइप के आप रोटेशन करते हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि वहाँ पर आपका जो एयर होगी, क्योंकि अर्थ भी तो 24 आवर्स में, आप अमेरिका भी जाना चाहें जहाज़ से तो आपको 7 आवर्स लगते हैं, बट अर्थ आपकी क्या हो रही है 12 आवर्स में, आपकी 24 आवर्स में पूरा एक रन राउंड लगा रही है। इसका मतलब स्पीड कितनी फास्ट होगी, तो स्पीड कितनी फास्ट होगी इसके एक्सिस पे, तो हमें हवाएं तो लगनी चाहिए ना, हमारे सारे घर सब सामाने सब उड़ जाने चाहिए। तो किसकी वजह से सेफ है ये सारे के सारे, ये किसकी वजह से, पहली बात तो जो एयर आ नहीं पा रहा ये हमारे एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं, और एटमॉस्फेयर को होल्ड कौन रखा है, ये हमारा ग्रेविटेशनल रिस्पॉन्सिबल है एटमॉस्फेयर को होल्ड रखने के लिए, ठीक है। और ग्रेविटेशनल ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल है रेनफॉल के लिए, स्नोफॉल के लिए, और जो वाटर जो फ्लो करता है हमारी नदियों में वो भी क्या होता है ग्रेविटेशनल ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। मून जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ क्या होता है राउंड लगाता है, तो अर्थ ही उसको पुल करके रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो क्या करती है, वो अपने ऑर्बिट को छोड़कर बाहर नहीं जा पाते और नज़दीक भी नहीं आ पाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक डिस्टेंस पे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ग्रेविटेशनल ना हो तो हम लोग चल नहीं पाएंगे सारी चीज़ें, क्योंकि मून पे नहीं है तो मून पे हम लोग आराम से वॉक नहीं कर पाते हैं। और जितने भी प्लैनेट हैं सन के अराउंड ट्रैवल कर रहे हैं या रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सारे के सारे ग्रेविटेशनल फोर्स के ही बीच में लग रहे हैं। जैसे आपका सन हो गया और कोई प्लैनेट हो गया, तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि इसको नज़दीक भी नहीं आने दे रहा है और इसको बाहर भी जाने नहीं दे रहा। तो ये क्या करेगा, आपके चारों तरफ राउंड करेगा अपनी ऑर्बिट में, और अपनी ऑर्बिट को लीव करके बाहर नहीं जाएगा, ठीक है ना। ये तो आपके मैंने एग्जांपल्स आपको बता दिए, अब कुछ केसेस बताते हैं आपको। किसके, मान लीजिए आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, F इज इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो इसमें 3 केसेस हैं। पहला केस, केस 1, केस 1 क्या है, व्हेन टू बॉडीज of mass 1 kg each are 1 meter apart। ठीक है, 1 मीटर अपार्ट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने कहा कि मान लीजिए व्हेन, जब दोनों बॉडीज का मास 1 kg हो, मीन्स m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 kg, और वो एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पे है, मीन्स r इज इक्वल टू 1 मीटर। चलिए वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F इज इक्वल टू G 1 इंटू 1 अपान 1, कितना हो जाएगा, F इज इक्वल टू G, मीन्स लॉ जो आपका ग्रेविटेशन होगा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, वो आपके फोर्स के इक्वल होगा। मीन्स जो फोर्स यहाँ पर अप्लाइड होगा वो कितना फोर्स अप्लाइड होगा, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन का, ठीक है। तो ये कब होगा, जब दो बॉडीज 1 kg के मास के होंगे और दोनों के बीच की जो डिस्टेंसेज होंगी वो 1 मीटर का ही होगा, तब उस पर जो फोर्स अप्लाइड होगा, किसके द्वारा, उस दोनों बॉडी के बीच में जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कितने न्यूटन का होगा, 6 इंटू 6 7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन का। अब इसको सॉल्व जरा कर लीजिए, कैसे होगा, जी की यूनिट कितनी होती है जरा ये बताओ, जी की यूनिट ये होती है, सॉरी जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 kg मीटर अपान, सॉरी न्यूटन मीटर अपान kg स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 kg इंटू 1 kg इंटू अपान 1 मीटर, तो 1 kg तो kg स्क्वायर अपान मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, kg स्क्वायर से kg स्क्वायर कैंसिल, कितना आया 6.67 न्यूटन है, 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 यहाँ रहेगा, तो 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन आया।
तो केस फर्स्ट में मैंने क्या बताया, केस फर्स्ट में मैंने आपको ये बताया कि when two bodies of mass 1 kg each are 1 मीटर अपार्ट, मीन्स दो बॉडी हैं, दोनों के बीच का दोनों बॉडीज का मास 1 kg और दोनों के बीच की जो दूरी है वो 1 मीटर है, तो क्या कंडीशन होगी। सेकंड केस क्या है, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड कह रहा है व्हेन अ बॉडी ऑफ मास 1 kg इज हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कह रहा है किसी अर्थ के सरफेस पर हम किसी बॉडी को रख दें और उस बॉडी का मास 1 kg है। ध्यान समझिएगा, मास कितना है 1 kg। चलिए, तो सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई, अर्थ की रेडियस के बराबर। अरे अर्थ है ना बेटा, तो ये अर्थ होगा तो मास ऑफ अर्थ और इसकी रेडियस ऑफ अर्थ, तो आर ई, और अर्थ का जो रेडियस होता है वो कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻³ किलोमीटर। तो इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो आप इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, क्योंकि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर। 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। ये हो गई रेडियस किसका, अर्थ का। ठीक है, और अर्थ का मास कितना होता है, तो रेडियस ऑफ अर्थ मैंने अभी भी बताया आपको कितना होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर, और मास ऑफ अर्थ कितना होता है, मास ऑफ अर्थ होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। चलिए वैल्यू रख दीजिए, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 या me m अपान आर स्क्वायर। तो m किसका है, वो ऑब्जेक्ट का मास है। चलिए जी मीन्स 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास कितना है 1 kg बोला था ना आपको 1, और अर्थ का मास कितना है 6.6 इंटू 10⁻24 अपान कितना 6.4 इंटू 10⁻6 की पावर 2 मीन्स 6.4 का 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन। समझ में आई मेरी बात। तो इसको टोटल आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 9.8 न्यूटन का। तो इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे रखा हुआ है ऐसे उसके अर्थ के मतलब उसके ऊपर रखा गया है, ठीक है ना, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो उस पर कितना 1 kg पर कितना न्यूटन लगेगा 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट 1 kg का है तो उस पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगेगा। अगर वो ऑब्जेक्ट 2 kg का है तो उस पर कितना लगेगा 2 इंटू 9.8। ठीक है ना, तो ऐसे ही कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब थर्ड कंडीशन, केस नंबर थर्ड, दोनों बॉडीज के मास हैवी हो। हैवी मतलब एक मून ले लीजिए और एक अर्थ ले लीजिए। मून ले लीजिए, एक अर्थ ले लीजिए। अब मून का मास कितना होता है, मून का मास होता है 7.4 इंटू 10⁻22 kg, और ये कितना होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। ये मत समझ लेना कि ये ज़्यादा ये कम है। यहाँ देखो 10⁻24 है और यहाँ 22 है। ठीक है, तो ये मून का मास है, ये अर्थ का मास है, और दोनों के बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो है 3.84 इंटू 10⁸ इतना मीटर है। इट इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। कैपिटल जी की वैल्यू कितनी है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है, चलिए वैल्यू रख देते हैं। F इज इक्वल टू 6.67 कैपिटल जी की वैल्यू, पहले चलिए फार्मूला रख देते हैं। F इज इक्वल टू कैपिटल जी मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ मून MEM एंड दोनों के बीच में डिस्टेंस। चलिए, तो कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ, अर्थ का मास कितना है 6 इंटू 10⁻24 इंटू मास ऑफ मून कितना है 7.4
इंटू 10^22 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 3 इंटू 8 4 इंटू 10^8 एंड 3 इंटू 8 4 इंटू 10^8। इसको आप सॉल्व करेंगे तो जो आएगा एफ़ की वैल्यू वो कितनी आएगी, वो एफ़ की वैल्यू आएगी 2.01 इंटू 10^20 न्यूटन का। जो कि बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो इसका मतलब अर्थ के द्वारा मून पर लगाया गया जो फोर्स है वो कितना न्यूटन का होता है, 2.01 इंटू 10^20 न्यूटन का फोर्स अप्लाइड करता है। समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल आपको दिया हुआ है, कह रहा है लेट अस फाइंड द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ब्लॉक लाइंग 1 मीटर अपार्ट। मीन्स दो ब्लॉक हैं, एक आपका सपोज दैट ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक बी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। let us find force of attraction between two blocks lying 1 मीटर अपार्ट। तो दोनों के बीच में 1 मीटर की दूरी है। let the mass of each block is 40 kg। दोनों ब्लॉक की जो मास है वो 40 kg का है। इसका भी मास 40 kg है, इसका भी मास 40 kg। हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो F इज इक्वल टू मास, इसका मास तो 40 सॉरी कैपिटल जी, इसका मास मान लीजिए m1, मास सेम है तो मास m ही मान लीजिए, तो g m इंटू m अपान आर स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस। चलिए कैपिटल जी की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m मीन्स 40 इंटू 40 अपान 1 इंटू 1। एनी प्रॉब्लम? चलिए 4 का मल्टीप्लाई, 4 से 1 जा 28, 4 6 जा 24, 6.46 जा 24 एंड 26 इंटू 10⁻11 इंटू 10 इंटू 40। ऐसे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम। 4 का मल्टीप्लाई हमने किया, इसमें इतना आया, 10 बचा आपका, 10 इधर लिख लिए। 4 का मल्टीप्लाई करिए, 4 8 जा 32, 3 4 6 जा 24, 4 अच्छा 3 होगा 7, 2 कैरी गया, 4 6 जा 24, 26, 4 2 जा 8, 8 2 10, 106 इंटू यहाँ इंटू 10 -11 इंटू 10 इंटू 10, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 106.72। इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 10⁻⁻9 आ जाएगा। और फिजिक्स में इस तरह से नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं 1.0672। तो इधर कितना हो जाएगा 10⁻⁻7। जब डेसिमल इधर जाएगा तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होती जाती 10 की पावर। अगर आपका राइट साइड में जाएगा तो ये नेगेटिव होता जाएगा। तो पॉजिटिव मीन्स 2 पॉइंट इधर आया तो 2 पॉइंट कम हो गया ना, क्योंकि +2 तो आपका 7 हो गया। ठीक है, तो इतना न्यूटन का फोर्स लगेगा अगर दोनों के बॉडीज़ आपके 40 kg के हों, दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 मीटर हो। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। वीडियो को 2-4 बार देखिए, अच्छे समझ में आ जाएगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करिएगा। नहीं आएगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। ठीक है।